12 बजने को आए थे जब इसने गेट के अंदर कदम रखा। बारिश पूरा दिन थमकर न दी थी। सर्द हवा हड्डियों में उतर रही थी और इसके कंधों पर हाफिज की थकन अभी तक सवार थी। गाड़ी खड़ी करते हुए इसने घड़ी पर एक नज़र डाली और बेइख्तियार सांस छोड़ दी। आज की मीटिंग गैर मुतवक्का तौर पर खींच गई थी, वो भी ऐसे शख्स के साथ जिसकी बातें हमेशा नई उलझनें छोड़ जाती। अंदर दाखिल होते ही इसने गीला कोट उतारा, सोफे पर रखा और सोचा कि घर यकीनन सो चुका होगा। इसने असर में इत्तला दे दी थी कि देर हो जाएगी, इसलिए किसी को जागने की ज़रूरत नहीं। खामोशी ऐसी थी जैसे दीवारें भी नींद में हो। किचन में रोशनी जलते ही एक मानूस सी अजनबियत ने इसे घेर लिया। कप, चाय पत्ती, चीनी, सब चीज़ें तरतीब से मिल गई, मगर इसके दिल में कहीं एक बेनाम सा खटका जागा। इसने खुद को समझाया कि यह महज थकन है, एक कप गर्म चाय सब कुछ ठीक कर देगी। कतीली से उठती भाप में इसने पल भर को अपनी परछाइयाँ देखी, जैसे आईने कुछ कहना चाहता हो। चाय तैयार हुई तो वो मुड़ा ही था कि पीछे कहीं धीमी सी हरकत की आवाज़ उभरी। ऐसी आवाज़ जो घर के जागने की नहीं, किसी राज के जाग उठने की होती है। इसकी नज़र खुद ब खुद स्टोर रूम की तरफ चली गई, जहाँ गैर मुतवक्का तौर पर बल्ब रोशन था। दिल की धड़कन एक लम्हे को बेतरतीब हुई। इस वक्त वहाँ कौन हो सकता था? तजस्सुस ने खौफ पर सबकत ले ली। वो चाय का कप थामे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। कदमों की आवाज़ें खाली घर में गूंज बनकर पलट आई। इसी लम्हे इसे एहसास हुआ कि यह महज इत्तेफाक नहीं, किसी ने जानबूझकर रोशनी जलाई थी, किसी ने इसकी वापसी का हिसाब लगाया था। और जब वो दहलीज के करीब पहुंचा तो इसे अंदाज़ा हुआ कि आज की रात सिर्फ देर से आने की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे इंशिकाफ का आगाज़ है जो इस घर की खामोशी को हमेशा के लिए बदल देगा। सर्द रात अपनी पूरी शिद्दत के साथ ज़मीन पर उतर चुकी थी, जैसे हवा ने लिहाफ ओढ़ लिया हो और हर शय को साकित कर दिया हो। इस लम्हे इसके दिल में एक अजीब सा खटका पल रहा था, ऐसा एहसास जो सिर्फ अंदेशे नहीं बल्कि किसी छुपे हुए भेद की खबर देता है। स्टोर रूम के सामने रुककर इसने हल्का सा धक्का दिया तो पुराना दरवाज़ा चरचराता हुआ खुल गया और इस आवाज़ के साथ ही अंदर ऐसी खामोशी फैल गई जो कानों में बजने लगी। वो चंद सानिये वही खड़ा रहा, माहौल को परखता रहा, फिर जैसे खुद को मुतमईन करने के लिए चाय का कप लबों तक ले गया और आहिस्ता आहिस्ता घूंट लेने लगा, मगर नजरें हर कोने में छुपी सच्चाई ढूंढ रही थी। अचानक इस सन्नाटे को किसी की तेज सांस ने चीर दिया। इसके हाथ एक लम्हे को ठटक गए। वो समझ गया कि वो अकेला नहीं है। निगाहें बेसाख्ता कमरे के एक कोने में पड़ी टूटी मेज की तरफ उठी, जहाँ कोई वजूद सिमटा हुआ बैठा था। कंबल में लिपटा हुआ वो साया जाना पहचाना सा लगा, मगर यकीन अभी बाकी था। यहाँ कोई है। इसकी आवाज़ गैर इरादी तौर पर भर आ गई और वो 2 कदम और आगे बढ़ गया। इसी लम्हे वो वजूद झटके से उठ खड़ा हुआ, जैसे पकड़े जाने के खौफ ने इसे खड़ा कर दिया हो। इसने आंखों पर रखे हाथ हटाए तो सामने हादिया खड़ी थी, मगर वो हादिया नहीं जो वो रोज़ देखता था। सर्दी ने इसके चेहरे का रंग छीन लिया था, होंठ नीलगुन हो चुके थे और पूरा वजूद कांप रहा था। सर पर कैप होने के बावजूद इसकी बेबसी छुप ना सकी। वो लम्हा भर को साकित रह गया। इसे यहाँ देखने की तौखा बिल्कुल नहीं थी। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? इसका लहजा गैर मामूली हद तक नरम था, जैसे वो जानता हो कि यह गलत लफ्ज़ इस खामोशी को चीख में बदल सकता है। हादिया ने बड़ी बड़ी सरमाई आंखें उठाकर इसे देखा। इन आंखों में खौफ की लहरें थी और साथ ही एक ऐसा राज भी जो शायद अब ज़्यादा देर छुपने वाला नहीं था। आंखों में ठहरी हुई नमी अब वाज़ा होने लगी थी, जैसे ज़ब्त का बंधन टूटने को हो। इसने खामोशी से चाय का कप एक तरफ रखा और पूरी तवज्जो इस वजूद पर मरकूज कर दी जो सर्दी और खौफ में सिमटा हुआ था। इसके हाथ थामते ही वो चौंक गई। उंगलियां चटकी थी जैसे लम्स को तरस रही हो। वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी हथेलियों में हरारत उतारने लगा, मगर इस लम्स ने बंद टूटने दिया और वो यकायक फूट फूट कर रोने लगी। सर्दी से सुर्ख होते रुखसार और सफ़ेद रंगत में फैली लाली इसके चेहरे को अजीब सी मासूमियत दे रही थी, ऐसी मासूमियत जो सवाल बनकर दिल में उतरती है। यह पहला मौका था जब वो यूं तन्हाई में आमने सामने थे।
इससे पहले तो नजरें मिलते ही वो रास्ता बदल लेती, और जब इसे इसके खौफ का अंदाजा हुआ तो इसने भी खामोशी को ढाल बना लिया था। उम्र का फर्क, घर में इसका रोब और बरसों पुराना वो रिश्ता जिसकी बुनियाद बचपन में रखी गई थी, सब मिलकर एक अनदेखे फासले को कायम रखे हुए थे। निकाह को बरस बीत चुके थे, मगर झुझक की दीवार अपनी जगह कायम थी। जैसे वक्त ने इन्हें एक नाम तो दिया हो, मगर खुरबत की इजाज़त ना दी हो। इसकी हिचकिचाती आवाज़ कांपती हुई लबों से निकली और फिर वही रुक गई। दर्द की शिकायत अधूरी रह गई, मगर आंसुओं ने पूरी कहानी सुना दी। इसने घबराकर इसका चेहरा थामा, उंगलियों के पोरों से आंखों के किनारे छूते आंसू समेटे और बेकरारी में इसे खुद की तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की। वो मगर सर झुकाए रोती रही, जैसे सिर्फ दर्द ही नहीं, बरसों की खामोशी भी आंखों के रास्ते बह निकली हो। इसी लम्हे इसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक सर्द रात या एक जिस्मानी तकलीफ नहीं, ये उस फासले की चीख थी जो वक्त ने इनके दरमियान बुन दिया था, और शायद अब इसे तोड़ने का वक्त आ चुका था। वो आहिस्तगी से बोला कि यहाँ सर्दी में खड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं, और कमरे में चलकर सुकून से बात करते हैं। ज़्यादा देर ज़मीन पर बैठने की वजह से इसकी कमर भी अकड़ चुकी थी, इसलिए वही बहस करना ही इसे बेमानी लगा। वो इसे अपने करीब रखते हुए चाय का कप उठाए सीधा कमरे की तरफ बढ़ गया। ये इसकी ज़िंदगी का पहला लम्हा था जब वो यूं बेसाख्ता इसके साथ चल रही थी। जायज़ होते हुए भी ये खुरबत नहीं थी। इसके दिल की धड़कनों की हल्की सी गूंज इसके कानों तक पहुंच रही थी, और वो सर्द वजूद को अपनी हरारत में समेटते हुए कमरे तक ले आया। कमरे में दाखिल होते ही इसने हीटर ऑन कर दिया। चंद ही लम्हों में फिजा में गर्मी फैलने लगी तो इसने चाय इसकी तरफ बढ़ाते हुए नरमी से कहा कि खुद को संभालो, रोना बंद करो, वरना वो वाकई परेशान हो जाएगा। इसका लहजा ऐसा था जैसे कोई किसी कमज़ोर दिल को थपकी दे रहा हो। इस तवज्जो का असर यह हुआ कि कुछ ही देर में इसकी सुसुकियां मध्यम पड़ गई और वो चाय का कप लबों से लगाकर आहिस्ता आहिस्ता पीने लगी। अगरचे चाय अब ठंडी हो चुकी थी, मगर इसके अंदर उतरती हुई हरारत इसे सुकून दे रही थी। वो अपने लिए आरामदायक कपड़े निकालने दूसरे कमरे में चला गया और वो सोफे के कोने में सिमट कर बैठी अपनी सर्दी कम करने की कोशिश करती रही। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो इसे इसी हालत में पाया। चेहरे पर अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी। मेज पर रखा खाली कप इस बात का गवाह था कि वो संभल चुकी है। इसने नरम लहजे में कहा कि बेड पर आ जाओ, कंबल में ज़्यादा आराम मिलेगा। इस पर इसने निगाहें झुका ली और हल्की से इनकार में सर हिला दिया, कहते हुए कि वो यही ठीक है। इस लम्हे दोनों के दरमियान एक खामोश समझौता सा कायम हो गया, न जिद न जबर, बस एक दूसरे की कैफियत को मान लेने का नाम। वो बाखूबी समझता था कि इसकी मौजूदगी में इसके बिस्तर पर बैठना इसके लिए कितना मुश्किल होगा, इसलिए इसने यह कदम और आगे बढ़ाया। इसके करीब आकर घुटनों के बल बैठ गया और नरमी से इसके दोनों हाथ अपने हथेलियों में ले लिए। नजरें इसके चेहरे पर जमाए हुए इसने धीमे लहजे में पूछा कि आखिर हुआ क्या है और वो वहां छुपकर क्यों बैठी थी। इसके जहन में फौरन वही ख्याल उभरा जिससे वो अक्सर कतराता था, घर का वो सख्त रवैया जिसका सामना वो बच्ची रोज करती थी। इसे लगा शायद किसी की तलख लफ्जों ने इसे वहां पनाह लेने पर मजबूर कर दिया हो, या फिर ये खामोश एहतजाज हो जिसे वो अल्फाज में ढाल नहीं पा रही। इसके सवाल पर वो नजरें चुराकर कमरे में मौजूद चीज़ों को बेमकसद देखने लगी, जैसे खुद से जंग कर रही हो कि सच कहना चाहिए या खामोश रहना ही बेहतर है। चंद लम्हे बाद इसने होठों को दांतों में दबाकर इसकी तरफ देखा। इस पल अगर कोई इससे पूछता कि वो इसे कैसी लग रही है तो वो शायद एक ही जवाब देता, हद दर्जा मासूम। इतनी मासूम कि आंखों के किनारों पर ठहरी नमी को लबों से चिन लेने की ख्वाहिश दिल में उभरी, मगर इसने फौरन खुद को संभाल लिया और एहसास को नज़रअंदाज करते हुए खामोश रहा। आखिरकार इसने मध्यम सी आवाज़ में बताया कि इसकी तबीयत ठीक नहीं, पेट में शदीद दर्द है। ये कहते हुए इसने निचले हिस्से पर हाथ जमा लिया और नज़रें झुका ली। इसके चेहरे पर पहली सर्दी खुद ही सब कुछ बयान कर रही थी। ये आम तकलीफ नहीं थी। वो फौरन संजीदा हो गया। नरमी में लिपटी फिक्र के साथ इसने समझाने की कोशिश की
کہ اگر درد تھا تو اپنے کمرے میں رہتی، کسی بڑے کو بتاتی، دوا منگوا لی جاتی۔ پھر وہی سوال دوبارہ اس کی زبان پر آ گیا، اس بار زیادہ تشویش کے ساتھ۔ آخر ایسی حالت میں وہ اسٹور روم میں کیوں تھی؟ نظریں اب بھی اس کے چہرے پر ٹکی تھی، جیسے جواب نہ ملا تو اس کی بے چینی بڑھتی ہی جائے گی۔ آنکھوں میں ٹھہری ہوئی نمی ایک بار پھر ضبط کی دیوار توڑ گئی اور آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ اس نے رندی ہوئی آواز میں بتایا کہ اگر بستر خراب ہو جاتا تو ممانی جان ناراض ہو جاتی۔ اسی خوف نے اسے وہاں چھپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ سن کر وہ لمحہ بھر کو ساکت رہ گیا، یعنی تکلیف اپنی جگہ تھی مگر اس پر غالب ڈر تھا۔ اس نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا کہ کیا یہ سب پہلی بار ہو رہا ہے؟ اس کا انداز پرسکون مگر مضبوط تھا، جیسے وہ چاہتا ہو کہ وہ بنا جھجک سب کچھ کہہ دے۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بتایا کہ یہ دوسری مرتبہ ہے، پہلی بار بھی یہی ہوا تھا اور اس وقت سخت ناراضی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے دل سے ایک بوجھ سا اتر گیا، کم از کم وہ اس کیفیت سے ناواقف نہیں تھی۔ اس نے مزید احتیاط سے سوال کیا کہ کیا اس کے پاس ضروری چیزیں موجود ہیں اور کیا وہ انہیں استعمال کرنا جانتی ہے؟ اب وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ چکا تھا۔ جواب میں بس ایک ہلکی سی سرگوشی سنائی دی جو بامشکل اس کے کانوں تک پہنچی، مگر کافی تھی۔ اس نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے نرمی سے کہا کہ اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ پیشکش کی کہ چاہے تو خوا بنا دیتا ہے یا پھر ایک سادہ سی غذا، شاید اس سے درد میں کچھ کمی ہو جائے۔ اس کے ہاتھوں کو آہستہ سے تھامتے ہوئے وہ مسلسل اس کی کیفیت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ انکار کیا اور کہا کہ وہ ٹھیک ہے۔ تب اس نے اسے سہارا دے کر بستر پر بٹھایا اور کمبل اڑا دیا۔ کمرے کی بڑھتی ہوئی گرمی کے ساتھ اس کے چہرے پر سکون اترنے لگا۔ چند لمحے بعد وہ دوبارہ لوٹا تو اس کے ہاتھ میں نیم گرم پانی کا گلاس تھا۔ اس کی نگاہوں میں اب فکر کے ساتھ ایک عجیب سی ذمہ داری بھی جھلک رہی تھی، جیسے اس رات کے بعد کچھ بدلنے والا ہو، جیسے خوف کی جگہ اعتماد نے آہستہ آہستہ قدم رکھ دیا ہو۔ اس نے چند گولیاں اس کی شفاف سے ہتھیلی پر رکھ دی اور گلاس اس کے قریب کر دیا۔ دوا لیتے ہوئے اس نے ممنون نگاہوں سے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر بیٹھ کے کشن سے ٹیک لگا لی۔ وہ دھیرے سے بولا کہ کچھ دیر آرام کر لو، امید ہے درد میں کمی آ جائے گی۔ اس کے لہجے کی نرمی کے ساتھ اس کی انگلیاں اس کے بالوں میں ہلکی سی جنبش کرنے لگی۔ یہ کیسا لمس جو تسلی بھی تھا اور تحفظ بھی۔ سرمئی آنکھیں پہلے ہی لالی سے بھری ہوئی تھی مگر اب ان میں خوف کے بجائے تھکن جھلک رہی تھی۔ رات کافی بیت چکی تھی۔ جیسے ہی سکون کی ہلکی سی لہر اٹھی، نیند نے اس پر اچانک حملہ کر دیا۔ اس نے آنکھیں کھولے رکھنے کی کوشش کی، دل چاہتا تھا کہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جائے، یہاں سونا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، مگر بدن نے ساتھ نہ دیا۔ چند ہی منٹوں میں نیند نے اسے اپنے گرفت میں لے لیا۔ وہ اس کے پرسکون چہرے کو دیر تک دیکھتا رہا، جیسے اس سکون کو محفوظ کرنا چاہتا ہو، پھر خود بھی اس کے قریب ہی لیٹ گیا۔ پہلی بار وہ دونوں اس قدر قریب تھے کہ فاصلوں کا تصور ہی مٹنے لگا تھا۔ وقت کے پرانی تہیں بھی اس قربت کے ساتھ کھلنے لگی۔ برسوں پہلے جب خاندان پر غم کا سایہ پڑا تھا، بزرگوں نے سخت مگر دور اندیش فیصلے کیے تھے۔ یک موت کے بعد دوسری زندگی کو برباد نہ ہونے دینے کی نیت سے نئے رشتے جوڑے گئے، مگر ایک ننھی جان کی حفاظت سب سے اوپر رکھی گئی۔ شرط یہ تھی کہ بچی کسی اجنبی سائے تلے نہ پلنے پائے، کہ کسی اور کے اختیار میں جا کر اس کی پہچان مٹ نہ جائے۔ اسی لیے اسے اپنے بزرگوں کے پاس رکھا گیا، ایک امانت کی طرح۔ شاید اسی امانت نے آج اس کمرے میں خاموشی سے یہ گواہی دی تھی کہ وقت نے جو فاصلے بنائے تھے وہ اب آہستہ آہستہ سمٹنے لگے ہیں۔ اسی سوچ کے تحت اسے اپنے ہی گھر لے آیا گیا تاکہ ہر لمحہ نگاہوں کے سامنے رہے اور کسی ناانصافی کی ضد میں نہ آئے۔ تب وہ بمشکل 9 برس کی تھی۔ خاندان کے بڑوں نے وقت سے پہلے ایک فیصلہ کر لیا تھا اور اسی فیصلے کے تحت اس کا رشتہ وہاج کے نام کر دیا گیا۔ عمر کا خاصا فرق تھا مگر وہاج رشتوں کی نزاکت اور ذمہ داری کو بخوبی سمجھتا تھا۔ بزرگوں کی یہی خواہش تھی کہ یہ بچی کسی پر بوجھ نہ بنے، اس کی زندگی کسی کے رحم و کرم پر نہ چھوڑ دی جائے۔ اسی نیت سے ایک بیٹے کی خوشیوں کو پس منظر میں رکھ دیا گیا اور یوں ایک ننھی سی ہادیہ ایک بڑے نام کے ساتھ جوڑ دی گئی۔
इब्तिदा में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल सकता था, मगर हालात ने दूसरा रुख इख्तियार कर लिया। जैसे ही वो इस घर में आई, एक दिल में पलती नाराज़ी ने इसे अपनी लपेट में ले लिया। एक ऐसी माँ जो अपने बेटे के लिए ख्वाबों की दुल्हन खुद चुनना चाहती थी, वो फैसला कभी कबूल ना कर सकी जो इसकी मर्जी के बगैर हुआ था। इसके नज़दीक ये रिश्ता इसके बेटे की ज़िंदगी पर समझौता था, और इसी एहसास ने नफरत को जन्म दिया। हादिया का बेसहारा होना, इसके लिए किसी ढाल का ना होना, ये सब बातें इसके खिलाफ हथियार बन गई। वक्त के साथ ये रवैया तलखी में बदलता गया। बात बात पर सर्जिश, कम उम्री में जिम्मेदारियों का बोझ और ऐसे अल्फाज जो दिल में खौफ बिठाते, सब इसकी रोज़मर्रा हकीकत बन गए। यहाँ तक कि इसके जहन में ये एहसास राइज कर दिया गया कि वहाज के आसपास जाना भी जुर्म है। इसे खबरदार किया गया था कि अगर कभी इसने हद पार की तो ऐसा सलूक होगा जो वो उम्र भर ना बुला सकेगी। इन्हीं लम्हों ने इसके अंदर डर की जड़ें गाड़ दी, और वो बच्ची जो तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद लेकर आई थी, खामोशी को अपना वाहिद सहारा बनाने पर मजबूर हो गई। इसी खौफ और दबाव की वजह से एक ही छत के नीचे रहते हुए भी इसने कभी वहाज से बात करने की हिम्मत ना की। जहांगीर साहब इसे दिल से चाहते थे। वक्त के साथ साथ सुल्तान साहब की तवज्जो भी पहले जैसी न रही। औरत की मुसलसल कही गई बातें अक्सर खामोशी से अपना असर दिखा देती हैं। बुरा भला कहे बगैर भी दिल में बदगुमानी का बीज बो दिया जाता है। अगरचा मर्दों ने इसके साथ बदसलूकी नहीं की, मगर इसके मामले में बोलना कम कर दिया गया। रवैया बज़ाहिर ठीक था, मगर ज़रीना बेगम की सख्त मिजाज को कोई लगाम न डाल सका, और यही बेबसी इस नफरत को दिन ब दिन बढ़ती चली गई। इसी रात मगर सब कुछ मुख्तलिफ था। वो सुकून के साथ इसके पहलू में लेटी रही, इस शख्स के करीब जिसने पूरे हक के बावजूद हद से बढ़ने का तसव्वुर तक न किया। इसने न सिर्फ इसे अपनी बाहों में तहफ़्फ़ुज़ दिया, बल्कि इसकी मासूमियत को ऐसे संभाला जैसे कोई नाजुक अमानत हो। निकाह के बावजूद इसने कोई ऐसा कदम न उठाया जो इसके दिल में खौफ पैदा करता। इसके लिए सबसे अहम यह था कि वह खुद को महफूज महसूस करे, ना कि सहम जाए। सुबह जब वो बेदार हुआ तो वो अब भी इसकी तरफ पिष्ट किए गहरी नींद में थी। वो झुककर इसके चेहरे को देखने लगा। दिल में एक अजीब सी लुताफत उतर आई। यह एहसास कि इसने बिना किसी डर, बिना किसी झुझक इस पर एतमाद किया था। अगरचा वो इसकी बीवी थी, मगर पहली बार की खुर्बत में शर्म और हया का होना फितरी था। इसके बावजूद इसकी खामोश नींद इस एतमाद की गवाह थी जिसकी इसे अपने रिश्ते में शिद्दत से ख्वाहिश थी। इसी लम्हे इसने आहे सगी से झुककर इसके माथे पर अपने लब रख दिए। ये कैसा लम्स जो वादा था, दावा नहीं। आया का जब सा दिलकश एहसास इसके वजूद में उतरता चला गया, जैसे वो लम्हा सिर्फ इसी के नाम हो। इसकी सफ़ेद रंगत पर पहली सुर्खियाँ, पुरसुकून चेहरा, तके पर बिखरे बाल और रुखसार के नीचे मुड़ी हुई नाजुक मुट्ठी, सब कुछ इस कदर मासूम था कि वो देर तक खामोशी से इसे देखता रहा। यह एहसास बेख्तियार था, मगर बेहद नरम, जैसे किसी नाजुक अमानत को देखकर दिल खुद ब खुद संभल जाए। आखिरकार इसने खुद को हाल में लौटाया और उठकर फ्रेश होने चला गया। तैयार होते हुए इसके जहन में ख्याल आया कि बेहतर यही था कि वो इसे बेदार करके इसके कमरे में भेज देता, या कम से कम सुबह होने से पहले इसे वहां पहुंचा देता। मगर फिर इसने सोचा कि घर वाले इस पर एतमाद करते हैं, वो खुद सब संभाल लेगी। या तो ये कह देगी कि तबीयत खराब थी, या बेदार होते ही अपने कमरे में चली जाएगी। इसी सोच के तहत इसने बात को नज़रअंदाज किया, इसे वही सोने दिया और नाश्ता करने के बाद सबको खुदा हाफिज कहकर अपनी मीटिंग के लिए निकल गया। दूसरी तरफ ज़रीना बेगम के दिल में खटक बढ़ती जा रही थी। इनके लिए यह बात नाकाबिले बर्दाश्त थी कि वो इतनी देर तक सोई रही। तबीयत कैसी भी हो, सुबह के वक्त नाश्ते की मेज़ पर मौजूद रहना और मुलाजिमा के साथ काम करना इनकी नज़र में इसकी जिम्मेदारी थी। वही लम्हा था जब इनकी अना को तस्कीन मिलती थी। वो कैसे कबूल करती कि वो खुद बेदार हो और घर की मालकिन अभी तक आराम कर रही हो। इसी आसना में सुल्तान साहिब भी किसी ज़रूरी काम के बाद जल्दी निकल गई। नाश्ते के बाद जहांगीर साहब ने इसके बारे में दरियाफ़त किया तो ज़रीना बेगम ने बेज़ाहिर नरमी से जवाब दिया कि वो अपने कमरे में आराम कर रही है, अभी जगा देंगी।
मगर दिल ही दिल में इनका इरादा कुछ और था। आज वो खामोश नहीं रहने वाली थी। आज वो इससे पूरा हिसाब लेने का पक्का इरादा कर चुकी थी। इसी लम्हे इसके ज़हन में एक सख्त इरादा जन्म ले चुका था। वो जैसे ही इसे जगाने के लिए सीढ़ियां चढ़ती हुई कमरे की सीमित पड़ी, अचानक इसकी निगाह ठिठक गई। सामने का मंजर इसके वहमो गुमान में से बाहर था। वो लड़की वहाज के कमरे से निकल रही थी, इस कदर घबराई हुई कि इसे इर्द गिर्द का होश ही न था। शाल को दोनों हाथों में संभालते हुए वो तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ जा रही थी। जरीना बेगम चंद लम्हे हैरत और बेयकीनी के आलम में वही खड़ी रह गई, जैसे आंखों ने कोई नाकाबिले कबूल मंजर देख लिया हो। जब वो लड़की मुड़कर राहदारी में आगे बढ़ी तो जरीना बेगम की तेज निगाहें इसके लिबास पर जा ठहरी। शर्ट पर लगे सुर्ख धब्बे इनकी आंखों में खंजर की तरह उतर गए। इसी एक लम्हे में इनके तन बदन में आग से लग गई। इनके लिए यह सोच नाकाबिले बर्दाश्त थी कि वो पूरी रात इनके बेटे के कमरे में रही हो। शक और बदगुमानी ने ज़हन पर ऐसी मोटी तह जमा ली कि सच और झूठ का फर्क मिटने लगा। वो फटी फटी आंखों से इसकी पिष्ट को देखती रही, यहाँ तक कि वो अपने कमरे में ओझल हो गई। गुस्सा अब ख्वाबों से बाहर हो चुका था। वो रिश्ता जिसे वो कभी परवान चढ़ता देखना ही नहीं चाहती थी, जिसे वो हर कीमत पर तोड़ने का इरादा रखती थी। इनके ख्याल में वो निकाह के बावजूद रुखसती से पहले ही अपनी हद पार कर चुका था। यही सोच, यही आग इनकी जिद को मजीद भड़का गई। बगैर एक लम्हा ज़ाया किए वो इसके कमरे की तरफ लपकी। दरवाज़ा जोर से खुला तो वॉशरूम के अंदर खड़ी वो लड़की बुरी तरह चौंक गई। 1 मिनट के अंदर बाहर आओ, जरीना बेगम की कड़कदार आवाज़ गूंजी। इससे पहले कि मैं खुद अंदर आकर तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूं। इन अल्फाज ने इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा दी। खौफ से भरी आंखें दरवाजे पर जम गई। दिल तेजी से धड़कने लगा। कांपते हुए लहजे में इसने जवाब देने की कोशिश की, मगर आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई है। आने वाला लम्हा किसी नए तूफान की खबर दे रहा था। मैं आ रही हूँ मुमानी जान, बस 2 मिनट, इसने कपकपाती आवाज़ में कहा। अंदर ही अंदर वो जले हुए पाँव वाली बिल्ली की तरह कमरे में चक्कर लगाकर अपने दिल की घबराहट को दबाती रही। कुछ देर बाद जब वो बाहर निकली तो लिबास बदल चुका था। चेहरा धुला हुआ, मगर आंखों में खौफ की लहर पर छाया साफ झलक रही थी। जरीना बेगम ने एक लम्हा भी ज़ाया न किया। आगे बढ़कर इसका बाजू मजबूती से थाम लिया और झिंझोड़ते हुए बोली, सच सच बताओ, रात भर कहाँ थी? इनकी तेज झांचती नजरों के बोझ तले इसकी पलकें झुक गई, अल्फाज गले में अटक गए। मैंने पूछा, कहाँ थी? क्या सारी रात वहाज के कमरे में गुजार दी? वहाँ क्या कर रही थी? सवालों की बौछार ने इसके दिल को जैसे मुट्ठी में जकड़ लिया। टांगे कांपने लगी और खड़ा रहने दो भर हो गया। हिम्मत समेटकर इसने बस इतना कहा कि वो अपनी तबीयत की वजह से वही सो गई थी, मगर बात मुकम्मिल होने से पहले ही जरीना बेगम ने इसका मुंह सख्ती से दबा दिया। कहाँ हैं वो कपड़े जिन पर तुम्हारी बदकिरदारी के निशान हैं? जरीना बेगम की आवाज़ जहर बनकर टपकी। मैं सबके सामने फेंकूंगी ताकि तुम्हारे नाना को भी पता चले कि तुमने कौन सा खेल खेल लिया है। मेरे बेटे को ख्वाबों में रखने के लिए तुमने अपनी इज्जत दांव पर लगा दी। अपनी माँ से भी बदतर निकली हो तुम। गुस्से से चीखती हुई वो वॉशरूम में जा घुसी, जहाँ एक छोटी सी बाल्टी में कपड़े भीग रहे थे। शायद वो इन्हें धोना चाहती थी, शायद किसी इल्ज़ाम के निशान मिटाना चाहती थी। जरीना बेगम ने तंजिया हंसी के साथ कपड़े उठाए और बोली, तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा चालाक निकली। मैं तो समझी थी तुम एक सहमी हुई चुड़िया हो, मगर तुमने तो मेरे बेटे को ही अपने हिसाब में ले लिया। इस एक लम्हे में फिजा बदल चुकी थी। यह सिर्फ इल्ज़ाम नहीं था, बल्कि आने वाले तूफान का पेश खेमा था, जिसमें सच और झूठ दोनों आजमाइश में पड़ने वाले थे। तुमने इसके साथ पूरी रात गुजार दी। वो इसका बाजू मरोड़ कर पीठ के पीछे ले जाती हुई दहाड़ रही थी और वो बेखबर सी बस आंसू बहाती जा रही थी। नहीं मुमानी जान, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई थी। वो बार बार सफाई देती रही, मगर इसके लफ्ज़ दीवार से टकराकर लौट आते थे। झटके से इसे घसीटकर बिस्तर पर फेंका गया तो कमरे की फिजा मजीद भारी हो गई। सच चाहे जैसा भी हो, अगर तुमने अब्बा जी के सामने अपनी ज़बान से इकरार न किया तो याद रखना, मैं तुम्हें जीने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। धमकियों में जहर घुला हुआ था। यही खड़े खड़े वहाज से तलाक दिलवाऊंगी, फिर ऐसे अंधेरे में ढकेल दूंगी
जहाँ से तुम कभी वापस ना आ सकोगी। वो नफी में सर हिलाती हिचकियों के साथ दोहराती रही कि कुछ भी गलत नहीं हुआ, कि वहाज ने एक लफ्ज भी हद से बढ़कर नहीं कहा। मगर इसकी बात आधी रह गई जब इसके बाल मुट्ठी में जकड़ लिए गए। मेरी एक एक बात सुनो, गुदाहट में हुक्म था। तुम खुद जाकर कहोगी कि अपनी मर्जी से इसके कमरे में गई, खुद ख्वाहिश की, और वो सब मान लोगी जो उन्होंने तुम पर थोप दिया है। अपनी बदनामी का सबूत खुद अपने नाना के सामने पेश करोगी। फिर एक लम्हे को खामोशी छा गई, जैसे कमरा सांस रोककर किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकती हूँ। इसकी गर्दन पर दबाव बढ़ा तो खौफ ने इसकी हिम्मत तोड़ दी। आंखें बंद किए टूटे हुए एतमाद के साथ इसने जज्बात में सर हिला दिया। इसी पल इसके दिल में एक अनकही जिद ने जन्म लिया कि यह कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होगी। कहीं ना कहीं सच अपना रास्ता खुद बना लेगा। जी जी, मैं वही कहूँगी, मैं ऐसा ही कहूँगी। खुदा के लिए मुझे छोड़ दे। वो दोनों हाथ जोड़कर ज़मीन पर बैठ गई और बिलक कर रो पड़ी। अगर कोई और शख्स वहाँ होता तो शायद इस पर रहम खा लेता, इसे अपने बाजुओं में समेट कर दिलासा देता। मगर जरीना बेगम की हमदर्दी इसके लिए मर चुकी थी। वो तो अब एक सख्त और बेरहम हुक्मरान की मानिंद थी, जिसने अपनी बेटी की तरह इसे समझना बंद कर दिया था। और जैसा कि इसने सोचा था, वाक़ियत भी वैसे ही हुई। शाम तक घर में हंगामे का समा था। जरीना बेगम ने हर फर्द को मितला कर दिया था कि वो रात भर अपनी बेटे के साथ रही, और इसने अपनी बदकिरदारी का सबूत दिया। खौफ और शर्मिंदगी में वो पूरे दिन अपने कमरे में कैद रही। दोपहर का खाना मुलाजिमा ने रखकर चली गई, जिसे इसने सिर्फ चंद लुक़मे खाकर ख़त्म किया, जैसे दोज़ख भरने के लिए भी ईंधन दरकार हो। दिल कांप रहा था। दिमाग में बस ये सवाल गर्दिश कर रहा था कि नाना मियां के सामने वो क्या कहेगी, वहाज पर इल्ज़ाम कैसे लगाएगी, और अगर जरीना बेगम की बात ना मानी तो इसके साथ क्या सुलूक होगा। हर लम्हा खौफ के साए ने इसे घेर रखा था। बाहर से चीखों पुकार की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी, जैसे घर की हर दीवार से गुस्से और डराने की लहरें टकरा रही हो। कुछ देर बाद मुलाजिमा ने दरवाजे पर दस्तक दी और कह दिया, आपको बड़े साहब के कमरे में बुलाया जा रहा है। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और एक लम्हे के लिए इसे यकीन हो गया कि वह आज भी शायद घर आ चुका है और अब इसे अपनी किस्मत का सामना करना ही होगा। यह लम्हा न सिर्फ खौफनाक का था, बल्कि एक पोशीदा मोड़ भी लेकर आया था। ये कैसा मोड़ जहाँ इसके फैसले, इसका हौसला और इसकी मासूमियत एक साथ आजमाइश में आ गई थी। शायद ये वो लम्हा था जब एक छोटी लड़की जो अपनी ज़िंदगी में पहली बार मुकम्मल तौर पर मजबूर थी, अपने अंदर की ताकत और सब्र की पहचान हासिल करने वाली थी। वह हंगामे की गूंज से मुकम्मल तौर पर बाखबर हो चुका था। रोती हुई आंखों से आंसू साफ करते हुए वो लड़खड़ाते कदमों से खड़ी हुई। इसका चेहरा जर्द और लब खुश्क थे, लेकिन यहाँ कोई भी इसकी हालत पर रहम खाने वाला नहीं था। ना कोई ऐसा था जिससे वो मदद की उम्मीद रखती, ना कोई जो वाकई इसके दुख पर हमदर्दी करता। हर तरफ इल्ज़ामात की बारिश हो रही थी, जो इसके लिए बिल्कुल गलत और जुल्माना महसूस हो रहे थे। बड़ी मुश्किल से कदम कदम टांगों को थामे वो सीढ़ियाँ उतरती हुई जहांगीर साहब के कमरे तक पहुंची। दरवाज़ा ढकेलते ही अंदर की मंजर कशी इसके दिल को और भी भारी कर गई। अंदर सब इसका इंतज़ार कर रहे थे। जरीना बेगम लाल रुखसार और सख्त तासीरात के साथ कोने से कोने तक इसका जायज़ा ले रहे थे। एक तरफ वहाज बाजू पिष्ट पर बांधे खड़ा था। इसके चेहरे पर बदमज़गी और गुस्से का गहरा साया था। सोफे पर सुल्तान साहब बैठे थे, जिनके चेहरे से परेशानी और झुंझलाहट साफ नजर आ रही थी, और वो बेड पर नीम दराज नाना मियाँ भी, जिसकी आंखों में मायूसी और तशवीश दोनों झलक रही थी। इंतजार में बैठे थे। जरीना बेगम ने एक लम्हे के लिए कहा, लो आ गई, अब अपनी लाडली से ही पूछ ले, मेरा तो किसी पर एतबार नहीं रहा। इसके लहजे में सख्ती और जहर था, जैसे हर लफ्ज पर छुरी चल रही हो। इसके फौरन बाद वहाज की तरफ देखकर कहा, तुम खामोश रहो, अब्बा जी खुद बात कर लेंगे। इसने वहाज की जानिब एक गहरी पुरअसर नजर डाली। वहाज जो अब भी शदीद बदमज़ा और उलझन का शिकार था, बेचारगी से इसे देख रहा था। और यही लम्हा यह कैसा मोड़ था
जहां सबके फैसले, राज और एहसास एक साथ टकरा रहे थे। यह मंजर न सिर्फ हंगामा खेज था बल्कि हर किरदार के अंदर एक छुपी हुई कशमकश, खौफ और तजस्सुस को भी बेनकाब कर रहा था। ऐसी कैफियत के जहां हर आंख, हर रद्द अमल और हर सांस किसी न किसी राज या हकीकत की गवाह बन रहा था। लगता था जैसे इसके सीने में हजारों उम्मीदें जमा हो, मगर हर एक उम्मीद के बीच वो शर्मिंदगी के समंदर में डूब रहा था कि इसे अब कठघरे में पेश होना पड़ा। जरीना बेगम के सख्त लहजे में जो इल्जामात सुनाए जा रहे थे वो हर लिहाज से दिल दहला देने वाले थे। जो कुछ तुम्हारी मुमानी जान कह रही है, क्या वो सब सही है? इस सवाल ने इसके दिल को मजीद धड़कने पर मजबूर कर दिया। निकाह के बावजूद वो अब भी एक बेबस लड़के की तरह खड़ा था। जहांगीर साहब की आवाज में हल्की सी शिकस्तगी सुनाई दे रही थी और इसके चेहरे पर बोझ और बेबसी के आसार वाज़ा थे। इसने सर उठाया और हर एक चेहरे को अपनी सुरमई आंखों से देखा। जरीना बेगम की सख्त निगाहें, सुल्तान साहब की बेबसी और नाना मियाँ की खामोशी तशवीश सब एक साथ इसकी आंखों के सामने आ गए। पलके झुकाने के बावजूद आंखों में नमकीन पानी भर गया और पूरा जिस्म लरज उठा। हाथों की उंगलियां सख्ती से एक दूसरे में जकड़ गई थी और एक लम्हे के बाद इसने इस बात में सर हिला दिया जिसने सब कुछ हकीकत की तरह साबित कर दिया। जरीना बेगम के चेहरे पर फतह की चमक फैल गई। इसने इसे जोर से बाजू से पकड़कर जहांगीर साहब के सामने खड़ा कर दिया। इसका सुर्ख चेहरा खौफ, शर्मिंदगी और दबाव के मिलाजुला असर दे रहा था, जैसे वो किसी भी लम्हे जमीन पर गिर सकती हो। कमरे में यह गैर मरी खौफ की लहरें फैल गई थी और हर नज़र में नफरत और कंट्रोल की शिद्दत झलक रही थी। यह लम्हा एक ऐसा नुक्ता था जहां इसकी मासूमियत और बेबसी हर एक की निगाहों के सामने बेनकाब हो गई और वो खुद भी जान चुकी थी कि इसकी जिंदगी में अब कुछ भी मामूल की तरह नहीं रही। हैरत और बेयकीनी की कैफियत में वो इसके चेहरे को घूरता रहा, जैसे वो एक ऐसी हकीकत से रूबरू हो जिसका कभी तसव्वुर भी ना कर सका हो। हादी, तुम इतनी खौफजदा क्यों हो? प्लीज दादा जान को बताओ कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं तुम्हें स्टोर रूम से अपने कमरे तक लेकर आया था, बस यही बता दो। इसकी आवाज में एक आजिजाना इल्तिजा छुपी हुई थी, मगर हादी खामोशी से खड़ी रही और इसकी यह खामोशी इसके दिल में मजीद उलझन और तकलीफ पैदा कर गई। इस दिन जरीना बेगम ने अपनी जीत का जश्न मनाया। घर के हर फर्द ने यकीन कर लिया कि वो और वहाज ने वो सब कुछ किया है जो रुखसती से पहले नहीं करना चाहिए था। जहांगीर साहब सख्त गुस्से में थे और वो हर एक को तसल्ली देने की कोशिश करके थक चुके थे, लेकिन इस बार इनकी हार इस वक्त हुई जब इनकी अपनी बीवी ने इनके फैसले के खिलाफ अपनी राय दे दी। इन्हें अंदाजा न था कि हादी किसे दबाव और खौफ के असर में है और इसकी सादगी और मासूमियत का यह नतीजा इनके लिए दुख और करब का सबब बन गया। जहांगीर साहब ने आखिरकार बात ख़त्म कर दी और फैसला किया कि एक ही हफ्ते के अंदर हादी की रुखसती तय की जाए। चंद करीबी मेहमानों को बुलाकर इसे बाकायदा तौर पर रुखसत किया जाएगा और वहाज के कमरे में भेज दिया जाएगा ताकि घर के अंदर होने वाली बातें बाहर न जाएं। जरीना बेगम की साजिश और मंसूबाबंदी जो इस रुखसती को नाकाम बनाने और वहाज के जहन में बदगुमानी डालने पर मरकूज थी, अब काम नहीं आई। मगर इस हकीकत के बावजूद हादी और वहाज के बीच जो गैर मरी रिश्ते की हरारत और राज छुपे हुए थे वो सब कुछ बदलने की ताकत रखते थे और आने वाले दिनों में ये छोटा सा मामला बड़े बड़े ट्विस्टर्स और गैर मुतवक्का नताइज का बाज बनने वाला था। ये लम्हा हादिया के लिए खौफ और हैरत से भरपूर था और वो सोच भी नहीं सकती थी कि हालात इतनी तेजी से पलट जाएंगे। वहाज अपने कमरे में तन्हा बैठकर शदीद ज़हनी दबाव और गुस्से में घिरा हुआ था। हादिया का चेहरा बार बार इसके जहन में आ रहा था और वो सोच रहा था कि कैसे वो इसके खिलाफ गवाही दे सकती थी। 4 लोगों के सामने अगर हादिया अपने शौहर के साथ खड़ी हो जाती तो इसका क्या नतीजा निकलता। इसने कभी भी वहाज को हाथ नहीं लगाया था, मगर गुस्से की शिद्दत ने इसकी सोच पर काबू खत्म कर दिया। गुस्से और अस्तरब के साथ वो भड़क उठा और हादिया के कमरे की जानिब बढ़ा। दरवाज़ा जोर से खोलकर इसके बेड पर लेटी हुई हादिया के सामने आ गया। घर के बाकी लोग अपने कमरों में थे, लेकिन इस लम्हे का माहौल मुकम्मल तौर पर हादिया और वहाज के दरमियान तनाव और कुशीदगी से भर गया। वहाज ने इसे बाजू से पकड़कर बेड से उठाया और अपने सामने बिठा दिया
اور اس کی آواز میں کچھ شرم اور درد کی آمیزش تھی۔ کیا دشمنی کا حساب نکالا ہے مجھ سے؟ آخر میں نے ایسا کیا کیا کہ تم نے مجھے دادا جان اور بابا کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دیا؟ ہادیہ نے روتے ہوئے وحاج کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وحاج نے سختی سے اپنے ہاتھ جھٹک دیے۔ تمہیں اتنا ہی شوق ہے میرے ساتھ رات گزارنے کا تو یاد رکھو، جس روز تم رخصت ہو کر آؤ گی تمہارے سارے شوق پورے کر دوں گا، لیکن سزا بھی ملے گی کہ تم نے مجھے سب کی نظروں میں گرا کر میرے کردار کو داغدار کیا۔ وحاج اس کے قریب جھکتے ہوئے بات کر رہا تھا اور اس کی تیز سانسیں ہادیہ کے خوف زدہ اور بے یار و مددگار چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ اب الفاظ میں کیا سمیٹتی کہ جس اذیت سے وہ گزر رہی تھی، اس اذیت سے نکلنا ہی اس کے بس سے باہر ہو چکا تھا۔ وہ وحاج کو کیسے بتاتی کہ یہ سب ایک منظم سازش تھی، یہ کیسا جال جو اس کی ماں نے خاموشی سے بنا تھا اور جس کے بیچ وہ خود سانس لینے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وحاج نے مکمل طور پر اس سے بات کرنا چھوڑ دی تھی، اور ادھر زرینہ بیگم کی بدگمانی ہر گزرتے دن کے ساتھ زہر کی طرح پھیلتی جا رہی تھی۔ شادی کی تیاریوں میں اسے کہیں شامل نہیں کیا گیا، نہ بازار لے جا کر اس کی پسند پوچھی گئی، نہ کسی ایک چیز پر اس کی رائے لے گئی۔ ہر فیصلہ ان کی مرضی سے ہوا، اور ہر فیصلے کے ساتھ اسے یہ احساس بھی دلایا جاتا رہا کہ وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ یہ فتح عارضی ہے، انجام اس کے حق میں کبھی نہیں ہوگا۔ زرینہ بیگم ہر موقع پر اس کے کانوں میں یہ زہر اونڈیل دیتی تھی کہ وہ زیادہ دن اس گھر میں نہیں ٹکے گی، بہت جلد وہ اپنے بیٹے کے لیے کسی اصل خاندان کی لڑکی لے آئیں گی، اور پھر ہادیہ کو یہ کونے میں ڈال دیا جائے گا جہاں وہ ساری عمر جلتی رہے گی۔ ان باتوں نے اس کی امیدوں کو رفتہ رفتہ کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وحاج کبھی اس بدگمانی کے اندھیرے سے باہر نکل پائے گا یا نہیں، اور اگر کسی دن اس نے اس رشتے کو قبول بھی کر لیا تو کیا زرینہ بیگم اسے بسنے دیں گی؟ یہ نفرت کسی سائے کی طرح اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی جو کسی صورت اس کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ جب حالات اس پر حد سے زیادہ بھاری ہو جاتے تو وہ خاموشی سے گھٹنوں میں سر چھپا کر رو دیتی، ایسے روتی جیسے اس کے آنسو ہی اس کا واحد دفاع ہو۔ اس لمحے اسے نہ شوہر کا سہارا محسوس ہوتا، نہ خاندان کا، نہ کسی انسان کی ہمدردی۔ اس کی امید کا واحد مرکز بس پروردگار کی ذات تھی، جس کے سامنے وہ ٹوٹ کر بھی جڑنے کی کوشش کرتی رہی، اور یہی خاموش دعا اس کہانی کا وہ موڑ تھی جہاں سے تقدیر نے آہستہ آہستہ نیا کھیل کھیلنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ کبھی کبھی ہمارے بڑے نفرت کے ایسے زہر بھرے کھیل کھیلے جاتے ہیں کہ انسان کو اپنی جوانی میں ہی بڑھاپے کی تلخ حقیقت سے روبرو کر دیتے ہیں۔ وہ ذہنی اذیت میں ایسے مبتلا ہو جاتی تھی کہ لگتا تھا جیسے موت کی بھیک مانگنا ہی اس کا واحد حل ہو۔ ہر گزرتا دن اس کے لیے خوف اور وسوسوں کا شکار بن جاتا، دل میں ایک اٹوٹ اندیشہ پیدا ہو جاتا۔ وہ کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اتنی جلدی سب کچھ بدل جائے گا، کہ وہ اتنی کم عمر میں ہی وحاج کے نام ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کے والد بھی اس کی مدد نہیں کر سکے، اور اندر ہی اندر مایوسی اس کی روح کو چیر رہی تھی۔ اس دن مہندی کا ایک مختصر سا فنکشن تھا۔ زرد رنگ کے شرارے میں، بالوں میں کرل، ہاتھوں میں گجرے پہنے وہ جیسے کوئی خواب تھی۔ ہلکا سا میک اپ اس کی معصومیت کو اور بھی نکھار رہا تھا۔ کزنز نے اسے پھولوں کی جھولے پر بٹھایا اور وحاج کے پہلو میں اسے ایسی طرح بٹھایا گیا جیسے وہ کسی مورت کی طرح خاموش بیٹھا ہو۔ وہ خود بھی اپنے جذبات کی گرفت میں اس قدر مبتلا تھی کہ نہ وحاج نے اس پر دھیان دیا، نہ وہ خود کو اس کے لیے توجہ دینے پر قادر پائی۔ کچھ دیر بعد بیوٹیشین کو بلایا گیا اور مہندی لگانے کی رسم شروع ہوئی۔ جیسے ہی بیوٹیشین نے اس کی بازوؤں کو مہندی سے سجایا، اس کی ہتھیلی پر وحاج کا نام ابھر آیا۔ یہ منظر اس کے لیے دلکش اور عجیب محسوس ہوا۔ وہ دیر تک بس اسے دیکھتی رہی جیسے وقت رک گیا ہو۔ تبھی زرینہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ مہندی لگوا کر بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور بیوٹیشین کے کام میں مصروف تھی۔ زرینہ بیگم نے بلا جھجک اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور ایک نفرت بھری آہٹ کے ساتھ کہہ دیا، میں تمہیں کبھی بھی اپنی بہو کے طور پر تسلیم نہیں کروں گی۔ یہ لمحہ نہ صرف اس کے لیے خوف زدہ کن تھا، بلکہ یہ کیسا موڑ تھا جہاں اس کی جوانی، محبت اور تقدیر کے سارے رنگ ایک ساتھ ٹکرانے لگے۔ اس نے پہلی بار احساس کیا کہ زندگی کے کھیل میں کبھی کبھار سب کچھ اس کے خوابوں سے باہر ہوتا ہے،
और हर खुशबू के पीछे कोई ना कोई कांटे की तरह दर्द छुपा होता है। तुम्हें मेरी नफरत की तूफान से गुजरना पड़ेगा। ये अल्फाज इसके कानों में कांटे बनकर बैठ गए। वो इसके करीब आकर रोने लगी और फरियाद करते हुए कहा, मुमानी जान, खुदा के लिए मेरी जिंदगी को बर्बाद न करें, हर नफरत को ख़त्म करें और सच सच वो सब बता दें। लेकिन जरीना बेगम ने इसे सख्ती से ढकेल दिया और कहा, मुमकिन ही नहीं। मैं अपने बेटे की ज़िंदगी में सिर्फ वो लड़की लाऊंगी जो वाकई इसे पसंद हो और जो इसे हक दे सके। वो इसकी आंखों में उम्मीद तलाश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मायूसी ने इसे अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। जरीना बेगम ने आगे बढ़कर इसके हाथ पर सजे हुए वहाज के नाम को उंगली से मिटा दिया और इस लम्हे इसके दिल पर ऐसा बोझ आया कि इसकी आंखें बस आंसुओं से भर गई। दिल में काश के सिवा कुछ बाकी न रहा। काश इसके वालिद ने इसे कभी यहाँ न छोड़ा होता। अगला दिन भी हंगामा और कश्मकश से भरपूर था, लेकिन उरूसी लिबास में वो जैसे ये ख्वाब की मूरत बनकर इसके पहलू में जलवागर हुई। कजिन्स की भरपूर इसरार पर वहाज ने इसे घूंघट ओढ़ने की इजाज़त दी और जैसे ही इसने घूंघट हटाया, वहाज के दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो काफ़ी देर इसके मासूम और दिलकश चेहरे को देखता रहा। ब्यूटिशियन के हुनर ने इसके हुस्न और मासूमियत को और भी निखार दिया था। बड़ी बड़ी सुरमई आंखें जो सिर्फ उम्मीद और खामोश दर्द से भरी हुई थी। वहाज ने महसूस किया कि इसके अंदर छुपी हुई कमजोरी और खौफ इसे और भी हसीन और दिल नशीन बना रहा है। कुछ देर के बाद इसने अपनी नज़रें हटाकर दिल में फैसला किया, रुखसती के बाद ज़िंदगी की नई राहों में वो इसके हक़ में हर मुमकिन कदम उठाएगा, लेकिन साथ ही जरीना बेगम के दुश्मनान इरादों का भी सामना करना होगा। अब ये लम्हा सिर्फ रुखसती का नहीं बल्कि एक नया आगाज़, एक ख़तरनाक खेल और छुपी हुई कश्मकश का था, जहां हर कदम पर जज्बात, ताकत और नफरत का इम्तिहान इसके मुंतज़िर थे। वो ये कमरे से दूसरे कमरे तक खामोशी के साथ चली गई, लेकिन दिल में बेशुमार अंदेशे और आने वाले वक्त के खतरात घूम रहे थे। इसने बहू की तरह कोई रस्म या खुशी मनाने के बजाय बस खामोशी इख्तियार की। इसे सीधा वहाज के बेड पर बिठा दिया गया, जो हल्के सुर्ख गुलाब की पत्तियों से सजा हुआ था और जिसका हर एक लम्स इसकी दिलकशी को बढ़ा रहा था। मुमानी जान की याद इसके जहन में तेज घूम रही थी। जिस दिन वो अपने बेटे से अपने हक का मुतालबा करेगी, इसी दिन हर दूसरे हक से महरूम हो जाएगी। वहाज, जो कल तक इस बेड पर एक मुख्तलिफ हैसियत में मौजूद था, आज इसके सामने एक हाकिम की तरह बैठा था, बगैर किसी खौफ के अपनी ताकत और हुक्मरानी का मुजाहिरा करते हुए। जब वहाज अपने कमरे में दाखिल हुआ तो इसने एक नज़र इसके सजे हुए वजूद पर डाली, फिर रुख मोड़कर घड़ी अपनी जगह रख दी और कपड़े बदलने के लिए चला गया। वो कुछ देर तक इंतजार करती रही, जब तक कि वो बेड की दूसरी जानिब आकर लेट नहीं गया। तुम्हारी पायां और चूड़ियों की आवाज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है। बेहतर है कि उतार कर सो जाओ, नहीं तो कल लोगों के सामने मुझे जलील करने का नया बहाना मिल जाएगा। इसने एक आहिस्ता और दबेज लहजे में कहा। इस बार इसका पूरा अंदाज ही बदल चुका था और इन दोनों के दरमियान एक नामरी दीवार खड़ी हो चुकी थी, जो हर लम्हे मजबूत से मजबूत तर होती जा रही थी। वो कांपते हुए हाथ को वहाज के कंधे पर रखती है, लेकिन वहाज ने फौरन सख्ती से इसका हाथ झटक दिया। इस लम्हे एहसास हुआ कि इसके और वहाज के दरमियान ना सिर्फ फासले हैं, बल्कि खौफ, बदगुमानी और पोशीदा जज्बात की एक तह भी गहरी हो गई है। वो अपनी भरी भरी आंखें झुकाए इसकी जानिब देखती रही और एक बार फिर अपने दिल में सख्ती से यह फैसला कर लिया, मेरे करीब मत आना, मेरी तरफ आने की कोशिश भी मत करना, मैं दोबारा तुम पर एतमाद नहीं करूंगी। इसके हसीन और मासूम चेहरे के पीछे छुपे राज ऐसे भयानक थे कि किसी आम इंसान के बस का नहीं था, और वो जानती थी कि इस जैसा शख्स कभी इन्हें समझ नहीं पाएगा। इसने एक बार फिर अपने लहजे में दोहराया, मेरी बात सुन लो, मैं अपनी हुदूद जानती हूँ। वहाज ने इसके लहजे की शिद्दत देखकर हाथ जोड़ते हुए इसे खामोश करवा दिया। जितना सुनना था सुन चुका हूँ। तुम जैसे ड्रामेबाज लड़कियाँ सिर्फ अपनी जिंदगी ही बर्बाद करती हैं। इस हसीन रात में भी जो कभी दिल को भुला देती थी, आज वो इसके लिए भयानक महसूस हो रही थी। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि जब वो दस्तयाब हो जाएगी तो इससे इस कदर दूर चला जाएगा कि इसके सामने होने के बावजूद इसे पास नहीं ला पाएगा। सुबह सवेरे वो तैयार होकर अपने काम के लिए रवाना हुआ
हालांकि सबने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इसने साफ कह दिया कि घर की बातें या किसी की राय इसके फैसले पर असर नहीं डाल सकती। वो दुखी नजरों से इसकी पीठ को घूरती रही, दिल में उम्मीद और मायूसी की पेचीदी जज्बात के साथ। नाश्ता खत्म होने के बाद जब वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी, जरीना बेगम ने अचानक इसका बाजू पकड़कर इसे जबरदस्ती किचन में घसीट दिया। दुल्हनों की तरह अपनी नाजो खर्चे दिखाना यहाँ बंद करो। आज से तुम रजिया से ज्यादा काम करोगी, क्योंकि मैं इसकी तनख्वाह कम कर रही हूँ। जरीना बेगम ने ना सिर्फ काम की जिम्मेदारी इसके कंधों पर डाल दी, बल्कि हर छोटी बड़ी हरकत के जरिए इसे अपने तहत दबाने की कोशिश की। हर लम्हा इसके लिए एक इम्तिहान था, और वो जानती थी कि अब सिर्फ सब्र और चुप रहकर ही अपनी हिफाजत कर सकती है, क्योंकि घर के अंदर ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर इसके खिलाफ जा चुका था। वहाज के घर आने के वक्त वो अक्सर किचन में मसरूफ रहती, मगर इसके बावजूद वो हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी अपने ज़ात पर ले लेती। इसने यह खुद पर फर्ज समझा कि वो चाहे इस पर बदगुमान रहे, मगर असल में बस इसकी तवज्जो और खुरबत इसी के लिए हो। जरीना बेगम की सख्ती और दुश्मनी ने इसे हर वक्त मोहतात कर रखा था। वो जानती थी कि घर के माहौल में हर लम्हा खतरा है, लेकिन वक्त के साथ साथ सूरत हाल में हल्की बेहतरी आ रही थी। अब वह आज इसकी बात सुनता, जवाब देता, मगर फिर भी करीब आने से गुरेज करता, और ये एक तरह की खामोश गुर्बत बन गई थी। हफ्ता गुजर चुका था और इनकी रुखसती करीब आ चुकी थी, मगर किस्मत की तलखी ये थी कि इसने एक भी शाम वहाज के साथ अकेले नहीं गुजारी। इस रोज जब वो किचन में काम समेटकर कमरे की जानिब जा रही थी, जरीना बेगम के कमरे से बुलंद आवाजें सुनकर इसके कदम जम गए। इन आवाजों में मलकियत, नफरत और इख्तियार की आमेजिश वाज़ा थी। जरीना बेगम के सख्त लहजा में कहा गया, ये रिश्ता तुम्हारे लिए सिर्फ अना का खेल है, तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे। मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी करो, मेरी मर्जी के मुताबिक। इसकी बातों ने इसके दिल पर गहरा असर डाला। चेहरे पर पसीने के खतरे नमूदार होने लगे, दिल कांप रहा था। इस वक्त सुल्तान साहब जहांगीर साहब के कमरे में मौजूद थे, और वहाँ अकेला जरीना बेगम के सामने था। वो जोर देकर कह रही थी, तुम्हें लोगों की भीड़ में बदनाम कर दिया, जलील और रुसवा कर दिया। तुम शौहर हो, लेकिन एक बार भी तुम्हें करीब नहीं आने दिया। इसके लहजे में सख्ती और धमकी दोनों थी, मगर साथ ही नरम लहजा भी छुपा था, जो किसी हद तक हकीकत और इंसाफ की पहचान कर रहा था। अम्मी का कसूर नहीं, अम्मी इसका कसूर नहीं, मैंने खुद इसे इसके हाल पर छोड़ दिया है। ये लम्हा इसके लिए एक पेचीदा उलझन और अस्तराब का सबब बन गया, जहां खौफ, फ्रस्ट्रेशन और अंदरूनी जद्दोजहद एक साथ घुल मिल रहे थे। घर के अंदर ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बदल चुका था, और अब वह हर फैसला, हर हरकत एक मुमकिन धोखा या साजिश की तरह महसूस हो रही थी। इसके ख्याल में शायद यही अजियत इसके हिस्से की आखिरी सजा थी। इसी सोच के साथ वो वहां से हट गई। सामने खड़े होकर दिल जलाने का अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जरीना बेगम आहिस्ता आहिस्ता इससे वो आखिरी सहारा भी छीनने पर तुली हुई थी। कमरे में कदम रखते ही जब्त का बंधन टूट गया, और वो फूट फूट कर रो पड़ी। वहां से दस्तबरदार होना इसके लिए मुमकिन ही नहीं था। ये वो हकीकत थी जिसका तसव्वुर भी इसके वजूद को चीर देता था। जरीना बेगम के अल्फाज अब भी इसके कानों में गूंज रहे थे, दूसरी शादी करने में कोई हर्ज नहीं,